नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा के बारे में और उसमें भी अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, देखें ये एसके पब्लिकेशन की बुक है। जैसे ये है एसएससी जीडी कांस्टेबल, जो सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज इस पुस्तक में किया गया है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज इनका क्या किया गया है जी, संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट ट्रिक के साथ एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन इस पुस्तक में है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है इस पुस्तक की कि सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। इसी प्रकार यह है गत वर्षों का पेपर सेट है और इसमें कुल कितने पेपर्स हैं जी, 35 पेपर्स हैं और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन इस पुस्तक में किया गया है। और यह सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी व असम राइफल के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी प्रकार ये पुस्तक है सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी एंड एमटीएस। एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसमें संकलन है। और एसएससी की जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं उन्हीं के स्तर के अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें क्या किया गया है, संकलन किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इस पुस्तक में संकलन है। और इसकी भी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। इसी प्रकार ये पुस्तक है सामान्य ज्ञान वृहत पुस्तक, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। अब है अपना टॉपिक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है। तो देखें, मौलिक अधिकार को देखने से पहले मैं आपको बताऊं, एक होता है जी मानव अधिकार, एक होता है मानव अधिकार। तो मानव अधिकार क्या होते हैं? मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मानव अधिकार। कोई बच्चा कहां पर जन्म ले रहा है वो ये नहीं देखता कि मैं पाकिस्तान में ले रहा हूं, इंडिया में, चीन में, अमेरिका में, लेकिन उसने जहां पर भी जन्म ले लिया उसे मानव के रूप में जो अधिकार मिल गए वो क्या कहलाते हैं जी? मानव अधिकार। जबकि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि मानव अधिकार का एरिया लंबा है जबकि मौलिक अधिकार का एरिया कम है। यानी मौलिक अधिकार तो किसी सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो देखें, मौलिक अधिकार भाग 3 व अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। तो ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में हैं, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। वह अनुच्छेद कहां से कहां तक है जी? अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। देखें, मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है जी? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा गया है। अब ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हैं जी? आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। ज्यादातर लोग पढ़ाने वाले क्या करते हैं कि आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 33, 34, 35 इसकी अवहेलना कर देते हैं, लेकिन इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या है। इसमें राज्य की परिभाषा है जिसमें विधानमंडल एवं कार्यपालिका दोनों आते हैं। तो ये पूछा जाए कि आर्टिकल 12 में क्या है, तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है जिसमें विधानमंडल एवं कार्यपालिका दोनों आते हैं। इसी प्रकार है आर्टिकल 13, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाए जिससे मूल अधिकारों का संशोधन होता हो या मूल अधिकार समाप्त होते हों। तो ये पूछा जाए कि आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल 13 में लिखा है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाए। यहां पर राज्य का अर्थ
कोई स्टेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ राज्य का अर्थ है पूरे भारत की बात है, पूरे देश की बात होती है। तो राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाए जिससे मूल अधिकारों में संशोधन होता हो या मूल अधिकार समाप्त होते हो। ये बात कौन से आर्टिकल में है जी? ये बात आर्टिकल 13 में है। अब आते हैं महत्वपूर्ण विवाद। तो देखें, पहला है 1952 में शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो ये पूछा जाए कि शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य का मामला कब का है? तो शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य का मामला 1952 का है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है जी? संशोधन कर सकती है। इसी प्रकार 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 1952 के बाद में, जो 1952 का शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य का मामला था, उसके बाद में मामला आता है 1965 का, और 1965 का मामला किसका है? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मुकदमे में भी सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो 1952 के मामले में कहा था, और 1965 में भी क्या कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। यानी कहने का अर्थ है कि 1952 शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य के मामले में और 1965 सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। उसके बाद में आता है मामला 1967, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला कब का है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला कब का है जी? 1967 का है। तो देखें, 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती तथा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि जो 1952 था, 1952 का मामला था और 1965 का मामला था, उन दोनों को एकदम से पलट दिया, और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला जो 1967 का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती तथा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये बात 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती तथा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जबकि 1952 और 1965 के मामले में कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी कराते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के भी अलग से बैच चल रहे हैं।
उसके बाद में देखो, उस समय भारत में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1971 में संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यानी 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, और उस 24वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। उसके बाद में मामला आता है केशवानंद बनाम केरल राज्य का मामला, जो कि 1973 का है। केशवानंद बनाम केरल राज्य का मामला जो कि कब का है जी, 1973 का है। और केशवानंद बनाम केरल राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित फैसले दिए। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। यानी 1973 में जो केशवानंद बनाम केरल राज्य का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में पर संशोधन नहीं कर सकती। जबकि 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में क्या कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। दूसरा है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो 1967 के मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान, 1973 के मामले में केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। जबकि 1967 जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला था, उसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जबकि जो केशवानंद बनाम केरल राज्य का मामला था, उसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यानी जो 1967 का जो मामला था, उसको वापस पलट दिया गया और उसमें क्या कहा गया 1973 में केशवानंद वाले में कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन इसमें एक बात कह दी कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। और मूल ढांचे की व्याख्या करने का सिर्फ अधिकार किसको है जी, सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये दो मामले अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला कब का है, 1967 का, जबकि केशवानंद बनाम केरल राज्य का मामला कब का है, 1973 का है। गोलकनाथ वाले मामले में तो कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती तथा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जबकि केशवानंद वाले मामले में फिर इसको पलट दिया गया और इसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती और प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। 1980 मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व परस्पर पूरक हैं, अतः सरकार इन दोनों में सामंजस्य बैठाए। तो ये पूछा जाए कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला कब का है, तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला 1980 का है। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व परस्पर पूरक हैं। तो ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व परस्पर पूरक हैं, ये बात कौन से मामले में बताई गई है, तो ये बात 1980 मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में बताई गई है। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। तो ये पूछा जाए कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मूल संविधान का अर्थ है कि जिस दिन भारत का संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। तो मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे जी, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में से
संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जी? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। और मूल संविधान में कितने थे जी? 7। तो कौन से को हटा दिया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। और कब हटा दिया गया संपत्ति के मौलिक अधिकार को? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ये पूछा जाए कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 क में है। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। तो ये पूछा जाए कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। और कौन से आर्टिकल में है? 300 क में है। यानी कहने का अर्थ है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब प्रश्न यह है कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर क्या है? तो देखें, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत, जबकि विधिक अधिकार का उल्लंघन होने पर इस प्रकार की याचिकाएं जारी नहीं की जा सकती। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जी? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार है। नंबर 1 है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो ये पूछा जाए कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 14 से 18। इससे पहले मैंने आपको आर्टिकल 12 व आर्टिकल 13 के बारे में बात बता दी है। आर्टिकल 12 में कहा गया था, आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा है, जिसमें विधानमंडल एवं कार्यपालिका दोनों आते हैं, जबकि आर्टिकल 13 में है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाए जिससे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन होता हो या वो समाप्त होते हों। तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि समानता का अधिकार कुल कितने अनुच्छेदों में है, तो अपन लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में 14 और 4 18 कर देते हैं, जो कि गलत है। 14, 15, 16, 17, 18 यानी समानता का अधिकार कुल कितने अनुच्छेदों में है जी? 5 अनुच्छेदों में है। तो इन पर इस प्रकार की गलती न हो। इसी प्रकार दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। तो कुल कितने अनुच्छेद हो गए जी? 4 अनुच्छेदों में है। इसी प्रकार तीसरा फंडामेंटल राइट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 तक है। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। इसी प्रकार पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से 30। और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। तो इस प्रकार भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। अब देखते हैं पहला कौन सा है जी? समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है और कुल कितने अनुच्छेदों में है? कुल 5 अनुच्छेदों में है। अब देखते हैं आर्टिकल 14 में क्या है। विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। तो ये पूछा जाए कि विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में है। देखें, विधि के समक्ष समानता ये बात कौन से देश से ली गई है? तो विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि का समान संरक्षण कौन से आर्टिकल कहां से लिया गया है जी? ये अमेरिका से लिया गया है। तो ये पूछा जाए कि विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता कहां से? ब्रिटेन से, जबकि विधि का समान संरक्षण कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में है। देखें, कानून के अनुसार तो सभी क्या हैं? बराबर हैं। जैसे एक सामान्य व्यक्ति है और एक विकलांग व्यक्ति है, और
वो कहते हैं कि सभी एक साथ दौड़ लगाओ। तो देखें, एक सामान्य व्यक्ति की बराबरी एक विकलांग व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन कानून तो क्या कह रहा है? कानून तो ये कह रहा है कि हमारे लिए तो सब क्या है? बराबर हैं। तो ये अर्थ तो होगा ब्रिटेन वाले का। इसलिए इसमें विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को राज्य कुछ छूट दे सकती है, इसलिए वो भी सामान्य व्यक्ति की क्या कर सके? बराबरी कर सके। तो ध्यान रखें, आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण है। इसी प्रकार है आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 लिंग, जाति, जन्म स्थान, धर्म और वंश के आधार पर राज्य नागरिकों से भेदभाव न करे। ध्यान रखें, आर्टिकल 15 में इन 5 बातों का उल्लेख है। किन किन आधारों पर? लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर और वंश के आधार पर राज्य नागरिकों से क्या नहीं करे? भेदभाव नहीं करे। लेकिन बात जब महिलाओं की हो, बच्चों की हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। और जो भी सार्वजनिक स्थान तथा मनोरंजन आदि के प्रवेश पर नागरिकों से भेदभाव नहीं करे। राज्य का ये काम है कि जो भी सार्वजनिक स्थान हैं या मनोरंजन के जो भी साधन हैं, वहां पर किसी भी नागरिकों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। और ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि सार्वजनिक स्थान और मनोरंजन आदि के प्रवेश पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करे। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 15 में है। इसी प्रकार है जी आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 में क्या है? यानी आर्टिकल 16 में क्या है? तो देखें, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। ये बात कौन से आर्टिकल में है? तो सरकारी नौकरियों में अवसर यानी सरकारी नौकरियों में राज्य किसी से किसी प्रकार का भेदभाव न करे। और देखें, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव व निवास के आधार पर सार्वजनिक नियोजन सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखें, आर्टिकल 15 में तो 5 आधारों का उल्लेख किया गया था, लिंग, जाति, जन्म स्थान, धर्म और वंश के आधार पर, जबकि आर्टिकल 16 में कितने आधारों का उल्लेख है जी? 7 आधारों का। और इसमें 2 अलग हैं, एक उद्भव के आधार पर और निवास के आधार पर। तो ये ध्यान रखें कि आर्टिकल 15 में तो 5 आधारों का उल्लेख था, जबकि आर्टिकल 16 में 7 आधारों का उल्लेख है, जिसमें 2 अलग हैं, एक उद्भव और निवास के आधार पर, जबकि 5 तो सेम है। तो ये पूछा जाए कि लोक नियोजन में अवसर की समानता कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 16 में है। और इसमें कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार है जी अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 यानी आर्टिकल 17 में क्या है? तो देखें, अस्पृश्यता, छुआछूत पर प्रतिबंध यानी कोई भी किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं करेगा। यानी यह अनुच्छेद जातीय भेदभाव को समाप्त करके सामाजिक समानता की स्थापना करता है। यानी समाज में सब लोग क्या हैं? बराबर हैं। कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं करेगा, यानी कोई भी जातीय भेदभाव नहीं करेगा। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 में है। और ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? तो अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 के तहत किया गया है। और इसमें कहा गया है कि कोई भी नागरिक किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं करेगा। इसी प्रकार है आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि के अलावा अन्य उपाधि का प्रयोग व्यक्ति नाम के आगे नहीं कर सकता। यानी आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत किया गया है। कोई भी नागरिक अपने नाम के आगे शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि के अलावा अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन विदेशों से उपाधियां राष्ट्रपति की अनुमति से ली जा सकती। एक चीज और ध्यान रखें
कि यदि दूसरे देश से किसी नागरिक को कोई उपाधि मिलती है तो उस उपाधि को लेने से पहले उस नागरिक को किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेशों से यदि कोई उपाधि ले रहा है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। तो उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? आर्टिकल 18 के तहत। तो इस प्रकार अपन ने समानता का अधिकार देखा जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक था। और कुल कितने अनुच्छेदों में? 5 अनुच्छेद में। आर्टिकल 14 यानी कानून के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 सार्वजनिक स्थान और मनोरंजन के साधनों के साथ राज्य किसी से कोई भेदभाव नहीं करे। आर्टिकल 16 लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? आर्टिकल 17 के तहत किया गया है। जबकि उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 18 में है। इसी प्रकार अब दूसरा मौलिक अधिकार आता है जी स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। कुल कितने अनुच्छेदों में है जी? 4 अनुच्छेदों में। अब आता है अनुच्छेद 19। इस अनुच्छेद में नागरिकों की मूल रूप से 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया। इसलिए नागरिकों की वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं हैं जी? 6। मैं आपको बता दूं, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार भी कितने मिले हुए थे जी? 7 मौलिक अधिकार मिले हुए थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और ज्यों ही 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया, उसी के साथ जो आर्टिकल 19 में संपत्ति की स्वतंत्रता थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में आर्टिकल 19 के तहत भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहली है वाक की स्वतंत्रता। मैं आपको बताऊं, SAUCMRP यानी स्पीक बोलने की स्वतंत्रता है, असेंबली सभा करने की स्वतंत्रता है, यूनियन संघ बनाने की है, मूव घूमने की है, आर रेजिडेंस यानी निवास की स्वतंत्रता है। तो ए है वाक की स्वतंत्रता यानी स्पीक यानी बोलने की स्वतंत्रता है सभी को। दूसरा सम्मेलन यानी असेंबली सभा करने की स्वतंत्रता है, लेकिन शांतिपूर्ण सभा होनी चाहिए। संघ या समुदाय यानी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है, और ये किसमें है जी? वाक की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) में है। जबकि 19(1)(b) में क्या है? सम्मेलन की स्वतंत्रता यानी असेंबली की स्वतंत्रता। 19(1)(c) में क्या है? यूनियन यानी संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। 19(1)(d) में क्या है? भ्रमण की स्वतंत्रता, मूव यानी घूमने की स्वतंत्रता या भ्रमण की। निवास की स्वतंत्रता, आर यानी रेजिडेंस निवास की। और 19(1)(g) में है जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता। इस प्रकार आर्टिकल 19 के तहत भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6। और इनका अक्सर क्या क्रम पूछ लेता है? वैसे तो याद रहती हैं, लेकिन अक्सर इनका क्रम पूछ लेता है। तो पहले आएगी स्पीक बोलने की, असेंबली की, यूनियन बनाने की, घूमने की, रेजिडेंस निवास की, और जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता। इस प्रकार इनको क्रम में याद रखें। अब आता है जी आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20 में क्या है? तो देखिएगा, अपराधों की 2 सिद्धि के संबंध में प्रावधान। तो ये पूछा जाए कि अपराधों की 2 सिद्धि के संबंध में प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो अपराधों की 2 सिद्धि के संबंध में प्रावधान आर्टिकल 20 में है। और देखें, आर्टिकल 20 में 3 बातें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। तो पहला है, किसी व्यक्ति को तभी दोषी माना जाए जब वो किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन करे। यानी किसी भी व्यक्ति को जब भी दोषी माना जाए जब वो प्रचलित कानून का क्या करे? उल्लंघन करे। तो ये बात आर्टिकल
20(1) में है कि किसी व्यक्ति को तभी दोषी माना जाए जब जो प्रचलन में जो कानून चल रहा है यदि उसका वो उल्लंघन करता है तो उसको दोषी माना जाना चाहिए। दूसरा है दोहरे दंड का निषेध किया गया है जी। दोहरे दंड का क्या किया गया है? निषेध किया गया है। यानी कहने का अर्थ है एक अपराध के लिए 2 दंड नहीं दिए जाएंगे। तो दोहरे दंड का निषेध है कौन से में? आर्टिकल 20(2) में है। और 20(3) में है किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कहने का अर्थ है कोई व्यक्ति ने यदि अपराध किया है तो उसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 20 में अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में प्रावधान है। पहला है किसी व्यक्ति को तभी दोषी माना जाए जब वो प्रचलित कानून का क्या करे? उल्लंघन करे। नंबर 2 दोहरे दंड का निषेध है, यानी एक अपराध के लिए 2 दंड नहीं हो सकते। और किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बातें आर्टिकल 20(1), 2, 3 में हैं। अब आता है आर्टिकल 21, यानी आर्टिकल 21 में क्या है? तो जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। इसका दूसरा नाम है प्राण एवं दैहिकी स्वतंत्रता। तो कहने का अर्थ है जीवन जीने का अधिकार या प्राण एवं दैहिकी स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? तो जीवन जीने का अधिकार या प्राण एवं दैहिकी स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं कर सकते। यदि किसी भी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। और यदि उस व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसको दंड मिलेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो उस व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार देता है, किसी को मारने का अधिकार नहीं देता। यानी सभी को जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जान नहीं ले सकता, यानी कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्राण दंड नहीं दे सकता। क्यों? आर्टिकल 21 कहता है कि सभी को जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने कानून का क्या किया है? उल्लंघन किया है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को, यानी यदि उसने कानून का उल्लंघन किया है तो उस व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित किया जा सकता है। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने किसी के जीवन को छीना नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार पर्यावरण यदि प्रदूषण होता है तो ये भी कौन से आर्टिकल में माना जाता है? आर्टिकल 21 में। क्यों? यदि पर्यावरण का प्रदूषण होगा तो उसमें आम नागरिक श्वास लेता है और जिससे दूषित वायु उसके फेफड़ों में जाएगी, जिससे भी व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो ये बात भी कौन से आर्टिकल में है? जीवन जीने के अधिकार में। इसी प्रकार गवर्नमेंट पीने का पानी उपलब्ध कराती है और यदि वो गंदा पानी आ जाए और उसको पीने से यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो ये सब बातें कौन से आर्टिकल में हैं? आर्टिकल 21 में है। तो आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार देता है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। अब आता है आर्टिकल 21 क में क्या है, यानी आर्टिकल 21 क क्या कहता है? तो देखें, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यानी निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 21 क में है। इसमें क्या है? इसे 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये पूछा जाए कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 में, 21 क में है। और इसे कब जोड़ा गया? इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इससे पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 45 में था, जो कि नीति निर्देशक तत्व में है। तो ये पूछा जाए निःशुल्क शिक्षा में अनिवार्य शिक्षा, यानी निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा
अब वर्तमान में मौलिक अधिकार है और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 क में है। अब आता है जी आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान। देखें आर्टिकल 20 में अपराध करता है तो आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान है। और इसमें क्या कहा गया है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। तो आर्टिकल 22(1) में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर जो भी उसके आसपास निकटतम जो भी न्यायालय है उसमें क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। नंबर 2, उसे गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। देखें किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो आपको उसके गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। और तीसरी बात क्या है? उसे वकील से परामर्श का अधिकार भी है। कोई भी यदि व्यक्ति को पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है तो उसे वकील से परामर्श करने का क्या है? अधिकार है। तो गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान कौन से में है जी? आर्टिकल 22 में। और इसमें है एक तो उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। और दूसरा है उसे गिरफ्तारी का क्या बताना जरूरी है? कारण बताना जरूरी है। और उसे वकील से परामर्श का भी क्या है? अधिकार है। लेकिन किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के तहत यदि गिरफ्तार किया जाता है तो ये बातें, निवारक निरोध अधिनियम के तहत यदि किसी को पकड़ा जाता है तो ये बातें उस पर लागू नहीं होंगी। उसके तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना कोर्ट ले जाए 2 महीने तक जेल में रख सकते हैं। तो ये पूछा जाए निवारक निरोध अधिनियम के तहत यदि किसी को पकड़ा जाता है तो इसे बिना कोर्ट ले जाए कितने महीने तक? 2 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। और निवारक निरोध अधिनियम के तहत ही कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे मीसा जो कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, ये कब बना जी? 1971 से 77। इसी प्रकार टाडा है आंतरिक एवं विध्वंस गतिविधि अधिनियम जो कि 1985 से 95 है। इसी प्रकार है पोटा आतंकवाद निरोधक अधिनियम जो कि 2002। यानी ये आतंकवादियों से संबंधित कुछ बनाए गए हैं। एक मीसा, टाडा, पोटा जो अक्सर पेपर में पूछ ले जाते हैं। तो गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान कौन से आर्टिकल में है जी? 22 में है। और निवारक निरोध अधिनियम से संबंधित भी कौन से आर्टिकल है जी? 22 है। अब तीसरा मौलिक अधिकार आता है जी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 से 24 तक है। तो ये पूछे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 में है। अनुच्छेद 23 विधि मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का निषेध। यह अनुच्छेद दास्ता व बंधुआ मजदूरी को रोकता है। यानी मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का निषेध किया गया है जी कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 23 में। यानी यह अनुच्छेद दास्ता व बंधुआ मजदूरी को रोकता है। बंधुआ मजदूरी प्रथा पर रोक लगाई गई है जी कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 23 के तहत। इसी प्रकार आर्टिकल 24 है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने में प्रतिबंध करना। यानी जिस बच्चों की उम्र 14 वर्ष है उन बच्चों को आप किसी भी काम पर नहीं लगा सकते। जो कौन से आर्टिकल का उल्लंघन है? आर्टिकल 24 का उल्लंघन है। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम पर प्रतिबंध लगाया गया है कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 24। जबकि मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का निषेध कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का निषेध आर्टिकल 23 के तहत किया गया है। अब आता है 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। अब देखते हैं आर्टिकल 25 में क्या है। अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, उसके पालन करने और शांतिपूर्ण प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। तो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 25। और इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसको प्रचार प्रसार करने की छूट है। ये बात कौन से आर्टिकल में है?
आर्टिकल 25 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की छूट है, यानी धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 25 में। इसी प्रकार आर्टिकल 26 है धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो ये पूछा जाए कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? तो धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है। अब देखें जो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 हैं, ये सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य के आधार पर अनुच्छेद 25 और 26 को सीमित किया जा सकता है। यदि सदाचार को कुछ नुकसान हो रहा है, लोक व्यवस्था गड़बड़ हो रही है या स्वास्थ्य के आधार पर कुछ गड़बड़ है, तो आर्टिकल 25 और 26 को क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। तो अक्सर पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 25 और 26 का कौन सा आधार नहीं है? तो सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य तो हैं, और इसमें एक और ऑप्शन में दे देगा, यदि ध्यान है तो सही है। तो ध्यान रखें आर्टिकल 25 व 26 को सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य के आधार पर क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। अब आता है आर्टिकल 27 कर नहीं, यानी टैक्स नहीं। राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगा सकता जिससे एक धर्म के लोगों को लाभ और दूसरे धर्म के लोगों को हानि हो। ये ध्यान रखें कि राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा, यानी टैक्स नहीं लगाएगा जिससे एक धर्म के लोगों को तो फायदा हो जबकि दूसरे धर्म के लोगों का क्या हो? हानि हो। इस प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा। तो राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाए जिससे एक धर्म के लोगों को तो फायदा हो, यानी लाभ हो, जबकि दूसरे धर्म के लोगों को क्या हो? हानि हो। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 27 में है। अब आता है जी आर्टिकल 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाओं का निषेध, यानी आर्टिकल 28 में शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाओं का क्या किया गया है? निषेध किया गया है, और ना ही किसी को धार्मिक कार्यों में उपस्थिति के लिए बाध्य कर सकते। यानी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाओं का निषेध आर्टिकल 28, और ना ही किसी को धार्मिक कार्यों में उपस्थिति के लिए आप क्या कर सकते हैं? बाध्य कर सकते हैं। ये बात कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 28 में है। अब आता है जी 5 नंबर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में है। तो आर्टिकल 29 में क्या है? तो नागरिकों को अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी नागरिकों को अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 29 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 30 में है धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक नागरिकों को धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक नागरिकों को, धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक नागरिक धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की क्या दी गई है? छूट। अल्पसंख्यक यानी जो क्षेत्र है उसमें जिस धर्म की संख्या क्या है? कम है। तो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक जो भी नागरिक हैं, अल्पसंख्यक नागरिकों को धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। ये बात कौन से में है? आर्टिकल 30 में। तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में। 29 में है नागरिकों को अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, जबकि आर्टिकल 30 में धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक नागरिकों को धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि आर्टिकल 30 में क्या है? तो धर्म और भाषा के आधार पर। अब है 6 नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 32 में है। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में है। तो देखें, यदि राज्य मूल अधिकारों का हनन करे तो उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज हो सकता है, तथा सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्न 5 लेख जारी करती है। तो ये पूछा जाए कि यदि राज्य मूल अधिकारों का क्या करे? हनन करे, यानी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार किसने प्रदान कर रखे हैं जी? राज्य ने प्रदान कर रखे हैं। और यदि राज्य मौलिक अधिकारों का क्या करे?
हनन करे तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या दर्ज हो सकता है, मुकदमा दर्ज हो सकता है। तथा सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्न 5 लेख जारी करता है। तो देखें 5 लेख कौन कौन से जारी करता है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, ये लैटिन शब्द है। दूसरा है परमादेश यानी मैंडामस। तीसरा है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण लेख यानी सर्सियोरारी और अधिकार प्रथा क्यू वारंटो। तो अक्सर क्या करते हैं जी पेपर वाले, इनका भी मिलान चिन्ह दे देते हैं। तो इनको याद रखें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को लैटिन शब्द कौन सा है, हैबियस कॉर्पस। तो इनका अलग अलग लिख देंगे और फिर कहेंगे कि इनका क्या करो, सही मिलान करो। तो एक तो इनको सही याद रखें, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडामस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी सर्सियोरारी और अधिकार प्रथा क्यू वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को निकटतम न्यायालय में सशरीर उपस्थित करना, और बंदी प्रत्यक्षीकरण उसको अपनी बंदी का कारण बताना भी जरूरी है। तो सशरीर उपस्थित किया जाए यानी हैबियस कॉर्पस, ये किसका अर्थ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। परमादेश, परमादेश यानी हम आदेश देते हैं। यदि कोई अपने नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसको आदेश दिया जाता है कि आप इन नियमों का उल्लंघन न करें। परमादेश का अर्थ होता है आदेश देना। यदि कोई व्यक्ति, कोई नागरिक यदि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसको आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, प्रतिषेध यानी कोई ऐसा मामला है जो कि उनका मामला नहीं है और वो उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसको प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना, यानी उसको उस कार्य के लिए क्या किया जाता है, रोका जाता है। इसी प्रकार उत्प्रेषण, इसका अर्थ भी होता है रोकना ही। उत्प्रेषण यानी ऊपर भेजो, ये आपका मामला नहीं है। इसी प्रकार है अधिकार प्रथा क्यू वारंटो। यदि कोई नागरिक यानी कोई व्यक्ति और उसकी योग्यताएं नहीं है और फिर भी वो उस पद को प्राप्त कर लेता है तो इससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार के तहत इस पद पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की याचिका जारी करता है, 5 प्रकार की। एक और बात बता दूं, हाई कोर्ट इस मामले में हाई कोर्ट इस मामले में 6 प्रकार की याचिका जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिका जारी करता है। तो ध्यान रखें, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं, जबकि हाई कोर्ट 6 प्रकार की। एक छठी है इंजेक्शन, और इसका अर्थ होता है यदि किसी को तुरंत रिलीफ चाहिए तो उस संबंध में हाई कोर्ट ही इस प्रकार की याचिका जारी कर सकता है। तो याचिका जारी करने में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कौन है, हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार प्रथा, जबकि हाई कोर्ट 6 प्रकार की याचिका जारी करता है, 5 तो ये और छठी है इंजेक्शन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की क्या कहा है जी, आत्मा कहा है। अब आता है जी आर्टिकल 33, यानी आर्टिकल 33 में क्या है, संसद सशस्त्र बलों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारियों या किसी संगठन ऐसे सदस्यों जिनका संबंध दूर संचार प्रणाली से हो, इनके मौलिक अधिकारों को परिवर्तन कर सकती है। देखो मैं आपको बता दूं, एक अपन लोग नागरिक होते हैं, सामान्य नागरिक होते हैं, और एक होते हैं जो सशस्त्र बल हैं, लोक व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं,
और दूरसंचार प्रणाली से जो जुड़े हुए हैं, इनके मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर कमी कर सकती है। यानी सशस्त्र बलों, लोक व्यवस्था को चलाने वाले पुलिस वाले ये और दूरसंचार प्रणाली से इनके मौलिक अधिकारों में संसद कमी कर सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 33 के तहत। अब आता है जी आर्टिकल 34। जब किसी क्षेत्र में सैन्य कानून प्रचलन में हो तब संसद उस क्षेत्र में मूल अधिकारों को क्रियान्वित होने से प्रतिबंधित कर देगी। यानी कहने का अर्थ है, जब मार्शल लॉ कानून लगा हो देश में, आपको मैं बता दूं अब तक भारत में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आर्टिकल 34 में कहा है कि यदि मार्शल लॉ कानून लगा है और उस मार्शल लॉ कानून के तहत यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को यदि कुछ क्षति हुई है तो संसद कानून बनाकर उन मौलिक अधिकारों में हुई क्षति की पूर्ति कर देगी। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 34 के तहत। अब आता है जी आर्टिकल 35। मूल अधिकारों को क्रियान्वित कराने के लिए संसद अधिनियम बना सकती है। तो ये पूछा जाए कि आर्टिकल 35 में क्या है, तो मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित कराने के लिए संसद अधिनियम बना सकती है। तो इस प्रकार फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के टॉपिक पे अपन ने क्या किया है जी, डिस्कस किया है। इनको आप पढ़ें जिससे अपने को समझ में आया होगा। अब आते हैं जी फंडामेंटल राइट यानी इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्वेश्चन 1, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन ए है 6, बी 7, सी 4, डी 5। तो प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। यानी मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे जी? 7। जबकि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं? 6। और संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। यानी मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 थे, जबकि वर्तमान में कितने हैं? 6। यानी संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब कहने का अर्थ है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 300 में है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन ए है धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार, सी है शोषण के खिलाफ अधिकार, डी है संपत्ति का अधिकार। तो मैंने आपको अभी बताया कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 300 में है। धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है 19, बी 200, सी 370 और डी 377। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 19 के तहत वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की। SAUC MRP यानी स्पीक बोलने की स्वतंत्रता, असेंबली सभा करने की, यूनियन संघ बनाने की, मूव घूमने की, रेजिडेंस की, और आजीविका की। इस प्रकार कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 20A, बी में अनुच्छेद 21, सी में अनुच्छेद 22 और डी अनुच्छेद 19। तो प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल है जी? आर्टिकल 21 यानी जीवन जीने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा।
यानी जीवन जीने का अधिकार या प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 21 में है। जबकि आर्टिकल 20 में अपराधों के संबंध में प्रावधान है, जबकि आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संबंध में है, और आर्टिकल 19 में तो भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं वर्तमान में। क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? तो कौन से भाग में फंडामेंटल राइट हैं? A4, B1, C3 और D2। तो मौलिक अधिकार किस भाग में है जी? भाग 3 में है। जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है और भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में। क्वेश्चन 6, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16-17, बी है 14-15, सी है अनुच्छेद 20-21 और डी है अनुच्छेद 18-19। तो आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 20 और 21 को। क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रावधान है? यानी शोषण के विरुद्ध प्रावधान कौन से में है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 14 से 18 और अनुच्छेद 23-24। तो शोषण के विरुद्ध कौन से में है जी? 23-24 में। जबकि अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 19 से 20 में 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है और 14 से 18 में समानता का अधिकार है। क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 24, B23, C13, D5। तो कौन सा आएगा जी? अनुच्छेद 23। यानी मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक कौन सा लगाता है? आर्टिकल 23। जबकि आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी काम पर नहीं लगा सकते। क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है। तो ऑप्शन ए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सी है धर्म की स्वतंत्रता और डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 25 से 28 कौन सा है जी? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में। जबकि संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार कौन से में है? आर्टिकल 29 और 30। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 व 24 में है। क्वेश्चन 10, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी सांस्कृतिक और डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 32 को किससे संबंधित है जी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आर्टिकल 32 के तहत यदि राज्य नागरिकों का मौलिक अधिकारों का हनन करे तो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर छाप। तो देखें, अपन ने मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी डिस्कस किया। अब ये हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें, जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि एसके पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित हैं। तो सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज इस पुस्तक में किया गया है। और एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज भी इसमें क्या किया गया है जी? संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति की शॉर्टकट भी ट्रिक के साथ इसमें है। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्रश्नों का इस पुस्तक में संकलन है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। इसी प्रकार गत वर्षों के पेपर सेट हैं जो कि कुल कितने हैं? 35 हैं और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन सॉल्यूशन है। इसी प्रकार है एसएससी जीडी एमटीएस, जो एसएससी जीडी एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इस पुस्तक में क्या किया गया है जी? संकलन किया गया है। एसएससी की जीडी एमटीएस की परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें संकलन है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू, नई
TCS MCQ के प्रश्नों का भी इसमें संकलन है और इसकी भी महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। और एक पुस्तक है सामान्य ज्ञान भरत अध्ययन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।